ये थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो रही थी, ये थोड़ा लूज हो रहा है थोड़ा, तो इसे ठीक किया था। चलो अब आ जाते हैं आपका सतयुग। सेकंड ये आ जाता है आपका त्रेता युग। त्रेता युग। थर्ड आ जाता है आपका द्वापर युग। क्या आ जाता है? द्वापर युग। फोर्थ आ जाता है आपका कल युग, जो अभी चल रहा है। देखिए, सतयुग का समय कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे 4 युग हैं, जिसमें सबसे पहला है सतयुग, जिसका समय है 4 × 4 × 1,12,000। 4 × 1,12,000। ऐसे ही सेकंड का हो जाता है त्रेता युग का 3 × 1,12,000। द्वापर युग का हो जाता है 1,12,000। कलयुग का हो जाता है 1 × 1,12,000। आपसे अगर कोई भी पूछे या किसी भी क्वेश्चन में आए या नॉर्मली कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये आपको बिल्कुल ही आवश्यक है, ये पता होना आपको बिल्कुल लाजमी है। सतयुग का समय होता है 4 × 1,12,000। त्रेता युग का होता है 3 × 1,12,000। द्वापर युग का होता है 2 × 1,12,000। कलयुग का होता है 1 × 1,12,000। 4 × 1,12,000 हो जाएगा 4,48,000। 4,48,000। 4,48,000। ऐसे ही आप काउंटिंग कर लोगे सबकी, और ऐसे ही इजीली आप पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे माइंड में आ गई है और मैं उसे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, 1947 से लेकर एक 1964 तक का समय था। ये वैसे तो आपका पढ़ाया जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे माइंड में आ गया है और आपका बिल्कुल ही आने वाला है क्वेश्चन है। इसे कहा जाता था समकालीन भारत। समकालीन भारत। ये वो समय था, उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम पे एक आपके महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होते थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जिनका देहांत हुआ था इस टाइम के अंदर, इस समकालीन भारत के अंदर। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। 1947 से लेकर 1964 तक के समय को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कॉन्टेम्पोररी इंडिया, समकालीन भारत। कॉन्टेम्पोररी इंडिया। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में ऐसे ही। एक समय था आपका 1857 से लेकर 1947 तक का। 1857 आप भली भांति जानते हो, 1857 का वो समय था जब एक क्रांति हुई थी, और उस क्रांति की जो आग थी वो चली थी मेरठ से, और जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के बारे में ही आपको बताया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। आप निश्चिंत बैठे रहिए, आपको सब चीज़ पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराई, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरे माइंड में आ गए, और मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय को कहा जाता था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, क्या समय था जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ। वो समय था 1857 से लेकर 1947। 1857 से लेकर 1947 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राज था। 1857 की क्रांति हुई जिसकी आग मेरठ से चली, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपके मंगल पांडे जी ने। ये वो समय था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला। आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं आपको दोनों को, दोनों और आपके एग्जाम में ही आने वाले क्वेश्चन और आए हुए हैं, जब मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था उस टाइम पे, जो मकान जिसे घर बोलते हैं ना, जो उनकी गेट थे, जो उनकी खिड़की थी, वो पीछे की ओर खुली हुई थी, ना कि आगे की ओर। सड़क के जैसे आजकल आप देखते हो जितने भी मकान वगैरह बनते हैं, आप देखते हो कस्बों में देखते हो, शहरों में देखते हो और गाँवों में देखते हो कि उनकी जो खिड़की होती है वो इंसान क्या करता है, वो सड़कों के किनारे खोलता जाता है। गेट भी आपने देखोगे, आपके घरों में भी होंगे, देख लीजिए एक बार आप मुड़कर पीछे कि आपके जो खिड़की हैं, जो गेट हैं, वो कहाँ पर खुले हुए हैं। वो आपके सभी जो हैं वो सड़क की ओर खुले होंगे, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पर क्या होता था, जितने भी आपके गेट या खिड़की होती थी वो पीछे की ओर खुली हुई होती थी। जो रास्तों की ओर था उधर कुछ भी नहीं खुला हुआ होता था, वो सब पीछे की ओर खुली हुई होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, उस टाइम पे क्या था, इंसानों को खेती करने का पता चल गया था। ये नवपाषाण काल की बात चल रही है, नवपाषाण काल की बात चल रही है। उस टाइम पे लोगों को खेती करने का पता चल गया था और दो फसल थी जिनका उन्हें बेसिक पता चला था। फर्स्ट थी गेहूँ, जिसे अनाज बोलते हैं, गेहूँ। सेकंड थी जौ, सेकंड थी जौ। एक फसल तो थी आपकी गेहूँ और सेकंड थी आपकी जौ। एक फसल थी आपकी चावल, जिसका उन्हें पता नहीं चला था उस टाइम तक। उसका पता भी चलेगा लेकिन आगे चलेगा थोड़ा, उस टाइम पे पता नहीं चला था। इस टाइम के क्या था, उन्होंने सबसे पहले जो खोज की वो की कपास की। यहाँ के लोग कपास से भी भली भांति जानते थे, कपास को भी भली भांति जानते थे, लेकिन गन्ने का जो गन्ना होता है, जो ईंख होती है, उसका साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। अब मैं हड़प्पा सभ्यता आपको जो बता रहा हूँ, सिविलाइजेशन बता रहा हूँ, मैं आपको उसकी खोज बता देता हूँ किसने की है और किस सन में की है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में की गई थी और ये की गई थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। और ये की गई थी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई 1921 में, किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किस नदी के किनारे की गई, रावी नदी के किनारे की गई। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज करने के लिए किस व्यक्ति द्वारा दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया, उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था, जॉन मार्शल। ये एक ब्रिटिशर था, आविष्कारक था, आर्कोलॉजिकल था, जिसके द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम का हिस्सा थे दयाराम साहनी और उनके द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई 1921 में रावी नदी के किनारे। ये देखिए, एक आप बहुत ही छोटी सी कॉमन सी लाइन देख रहे हैं और इस लाइन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप सोचें ना तो इस लाइन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं। ये देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब की गई, 1921 में की गई। किस व्यक्ति के द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई। किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई। किस व्यक्ति द्वारा दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, मोहन जोदाड़ो। एक मोहन जोदाड़ो सिविलाइजेशन थी, उसकी खोज की गई 1922 में। 1922 में खोज किसके द्वारा की गई, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी।
कौन सी नदी के किनारे की गई? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये देखिए 2 लाइन है 8 क्वेश्चन है, 2 लाइन है 8 क्वेश्चन, और मैं गारंटी से देता हूँ कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर लगेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपके पहले पक्के कराए, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपके पक्के कराए, 2 क्वेश्चन ये आपके पक्के हैं। आपसे पूछा जाएगा किस सिविलाइजेशन में गेहूं और जौ की बात की गई है, गेहूं और जौ का उत्पादन होता था, गेहूं और जौ की खेती होती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में होती थी। किस सिविलाइजेशन में सबसे पहले कपास को उगाया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन के द्वारा में सबसे पहले कपास को उगाया गया। अब देख लीजिए मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खोज की गई 1922 में, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, सिंधु नदी के किनारे की गई, और इस व्यक्ति को भी नियुक्त किया था जॉन मार्शल के द्वारा। एक क्वेश्चन और आपका मैं लेके आता हूँ यहीं पे, ये सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही चल रहा है। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच की बात चल रही है, जिसके अंदर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, मोहनजोदाड़ो पढ़ रहे हो, कालीबंगा पढ़ोगे, जितनी भी मैं बताऊंगा आपको, आलमगीरपुर पढ़ोगे, ये सब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बीच की ही बात पढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए कालीबंगा, एक कालीबंगा पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान, और ये मशहूर था काली चूड़ियों के लिए, काली चूड़ियों के लिए। एक कालीबंगा पड़ता है जिसकी खोज की गई थी 1961 में बीबी लाल द्वारा, बीबी लाल द्वारा घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के द्वारा। ये भी जॉन मार्शल की कमेटी के सदस्य थे बीबी लाल, और एक कालीबंगा नामक एक स्थल की खोज की गई थी जो राजस्थान में पड़ता है, 1961 में खोज की गई बीबी लाल के द्वारा घग्गर नदी के किनारे। और जो कालीबंगा मशहूर है वो है काली चूड़ियाँ के लिए। ये देखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस लाइन में क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल आप एज इट इज़ नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होने वाला है। आप आज स्क्रीनशॉट लोगे कल भूल जाओगे, बिल्कुल भी आप उसे नहीं देखोगे चेक करके, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाओगी। आप क्या करोगे, कोई ऐप डाउनलोड करोगे, वो ऐप डाउनलोड नहीं होएगी, एरर आएगी, बोलेगा कि आपकी मेमोरी फुल है, आप उसे क्लीन कीजिए। आप ये सब जितने भी स्क्रीनशॉट हैं आप उन्हें सबको क्लीन कर दोगे। मैं बेशक कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, इसलिए कह रहा हूँ जैसे एक एक लाइन में बोल रहा हूँ ना, नोट्स बना लीजिए बस, मेरे साथ ये काम कर लीजिए, गारंटी देता हूँ को आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। कालीबंगा एक जगह पड़ती है राजस्थान के अंदर, बीबी लाल के द्वारा उसकी खोज की गई, 1961 में खोज की गई, घग्गर नदी के किनारे खोज की गई, जो काली चूड़ियों के लिए मशहूर था। एक क्वेश्चन और यहीं पे ले लेते हैं। एक साइट पड़ती है आपकी, एक स्थल पड़ता है आपका लोथल, भली भांति आप सभी जानते होंगे, लोथल जो पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जिसकी खोज की गई 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। और नदी कौन सी थी? नदी थी भोगवा। एक साइट पड़ती है आपकी और बहुत ही महत्वपूर्ण साइट होने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के 100% चांसेस हैं। एक साइट पड़ती है आपकी लोथल, उसकी खोज की गई 1954 में, किसके द्वारा की गई? रंगनाथ राव के द्वारा की गई। कौन सी नदी के किनारे की गई? भोगवा नदी के किनारे की गई। और आप बिल्कुल इस टाइम कंसंट्रेट कर लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन आने वाला, बिल्कुल 100% आने वाला है, क्वेश्चन आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। और क्वेश्चन है आपका एकमात्र डॉकयार्ड, एकमात्र डॉकयार्ड, एकमात्र डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, डॉकयार्ड ये होता है ना आपके, जहाँ पे आपके शिप वगैरह, जो जहाज वगैरह होते हैं जो वहाँ पे रुकते हैं और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जैसे विशाखापट्टनम में है, गुजरात में, आप इस तरह के जो है ना, एकमात्र डॉकयार्ड था वहाँ पे, वो था लोथल। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और एकमात्र डॉकयार्ड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। 1954 में उसकी खोज की गई, रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई, और भोगवा नदी के किनारे खोज की गई। आपके देख लीजिए, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट बताइए मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन, सेकंड बताइए मैंने आपको आपकी मोहनजोदाड़ो, थर्ड बताइए मैंने आपकी कालीबंगा, फोर्थ बताइए हमने लोथल। चारों के मैंने आपको स्थान बता दिए,
चारों के मैंने बता दिया कि आपके ईयर क्या है, सन क्या है। चारों के मैंने आपको आविष्कारक बता दिए, खोजकर्ता बता दिए। और चारों को मैंने नदियाँ बता दी। 4 × 4 16, आपके 16 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और गारंटी देता हूँ इन 16 में से आपके 25% की मैं गारंटी लेता हूँ 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप ले लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस स्क्रीनशॉट पे नहीं करूँगा। आप अगर मेरे साथ साथ लिखते हैं, मैं आपको समय दूंगा, आप आराम से लिखते लीजिए। और आपकी जो क्लास होंगी आपकी सभी वहाँ पे डाल दी जाएंगी, जो यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखो क्या होता है ना, देखो हर इंसान क्या करता है, मैं आपको एक चीज़ें बता दूँ, बहुत छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो इस चीज़ पर आपको गौर करनी है बिल्कुल। आपके पास कितना समय होता है? 24 आवर्स समय है आपके पास। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं आपको अगर आपका प्लान बताऊं तो आप बिल्कुल बेसिक प्लान है, और इतना अच्छा प्लान है कि आप उस चीज़ में हर चीज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग रहते हैं ना, पढ़ते हैं, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ की मौज ले सकते हैं, हर चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, आप 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद लीजिए। ये आपको लेनी है। मैं नहीं कहता कि आप 4 घंटे सो, 3 घंटे सो, पढ़ हो जाओ, पागल हो जाओ। मैं नहीं कहता, कोई भी नहीं कहते हैं बहुत, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। आप 8 घंटे की बहुत ही अच्छे वाली नींद लीजिए, मूड फ्रेश रहेगा आपका। बचते हैं आपके 16 घंटे। 16 घंटे में से आप क्या करते हैं? आप 16 घंटे में से 8 घंटे निकाल दीजिए अपने फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, आप अपने माता पिता के साथ रहिए, अपने भाई बहन के साथ रहिए, आप अपनी वाइफ के साथ रहिए, आप अपने हस्बैंड के साथ रहिए, आप किसी के भी साथ रहिए। आप 8 घंटे उन्हें दे दीजिए। 8 और 8 16 घंटे आपके हो गए। बचते कितने हैं? 8 घंटे। 8 घंटे में अभी तो आपकी क्लास कम चल रही है, लेकिन जैसे जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और भी टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। आपकी मैथ की क्लास भी होगी, आपकी इंग्लिश की क्लास भी होगी, आपकी हर चीज़ की क्लास होगी। सी टेट का बैच अलग आएगा, यूपी टेट का बैच अलग आएगा। आपकी हर चीज़ें अलग अलग पढ़ाई जाएंगी, हर कंपटीशन एग्ज़ाम पढ़ाया जाएगा। तो आपकी क्लास, सभी क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। अब आप 8 घंटे में से क्या करते हैं? अभी फ़िलहाल सपोज़ करो मैं आपकी 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, लेकिन अभी 2 घंटे नहीं चल पा रही है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। 2 घंटे आपने यहाँ पे पढ़ा, बचते हैं आपके 6 घंटे। 6 घंटे में आपको क्या करना है? जो मैंने 2 घंटे में पढ़ाया वो आप 1 घंटे में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बचे आपके 5 घंटे। 5 घंटे में आप अपने ही हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हो। आप न्यूज़पेपर रीड करो, आप बुक रीड करो, आप ईडियम्स फ्रेजेस पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ो, आप मैथ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आप 5 घंटे वे पढ़िए। 1 घंटे रिवीजन कीजिए, 6, और 2 घंटे मेरे साथ पढ़िए। कितना हो जाता है? आपके 8 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे में सिर्फ मैं आपके 8 घंटे मांग रहा हूँ, और गारंटी देता हूँ एक कर्मचारी, एक चपरासी के एग्ज़ाम से लेकर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम तक क्लियर करने की क्षमता रखते हैं आप इन 8 घंटे की। 8 घंटे के अंदर, मैं नहीं कहता कि आप 16 घंटे या 20 घंटे पढ़िए। 16 घंटे 20 घंटे पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आप फोकस से सिर्फ 8 घंटे पढ़ लीजिए, आप फुल कंसंट्रेशन से सिर्फ 8 घंटे पढ़ लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया 8 घंटे, 8 घंटे की आपने अच्छी से नींद ली, और 8 घंटे आपने अपनी पढ़ाई की। ये आपका बहुत ही प्री प्लान, इतना अच्छा मैंने आपको शेड्यूल दिया, आप इसे अपना लीजिए। कुछ अपना या ना अपनाए, आप इसे अपना लीजिए, और गारंटी देता हूँ कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और हम शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति नहीं लाएंगे। हमारा काम क्रांति लाना नहीं है, हम विस्फोट करेंगे, विस्फोट। हम विस्फोट करेंगे, हम क्रांति नहीं लाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे क्या था, मोहनजोदड़ो और जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसमें एक जो सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, उन पे क्या था, उन वहाँ पे मोहर बनाने का बहुत ज़्यादा काम था। वहाँ पर मोहर बनती थी, और आपकी 2 साइड थी, एक थी हड़प्पा सिविलाइजेशन और एक थी आपकी लोथल। और वहाँ से आपको जो सिक्के हैं उन पे साक्ष्य मिला है नव चित्रात्मक। उस पर नाव खुदी हुई है, नाव का चित्र खुदा हुआ है उन सिक्कों पे। और जो मिलती है आपकी कहाँ से? हड़प्पा और लोथल से। हड़प्पा और लोथल। जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसे भाव चित्रमात्मक कहा जाता है, पिक्टोग्राफिकल कहा जाता है। भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिकल कहा जाता है, पिक्टोग्राफिकल। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे, हम इसका क्या नाम है, वाणिज्यिक और इसका व्यापार भी पढ़ेंगे हम इनके।
हम इनकी सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो जो हुआ करती थी। जो इनका मेन जो आप कहते हो ना कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, वो इंटरनेशनल जो इनका व्यापार था वो किसके साथ था, वो था सबसे पहले मैसोपोटामिया। एक जगह पड़ती है मैसोपोटामिया, मध्य एशिया में पड़ती है, मिडिल एशिया में पड़ती है मैसोपोटामिया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सोने का भी खोज हुई, यहाँ पे सोने की भी यहाँ पे चीज़ें बनने लगी, कांस्य की भी चीज़ें बनने लगी, तांबे की भी चीज़ें बनने लगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ थी ना वो थी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियाँ भी बननी शुरू हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी ये जितनी भी मिट्टी के वगैरह से जितनी भी चीज़ें बनती हैं चित्रात्मक, वो सभी बननी शुरू हो गई थी मोहनजोदड़ो में। और एक यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान कहे गए हैं वो कहे हैं शिवपति। शिवपति यहाँ के एक महत्वपूर्ण भगवान कहे गए हैं, वो जिन्हें पूजा करते थे शिवपति। और एक चीज़ और यहाँ से जो पाई गई है, जो मोहर पाई गई है, एक मोहर पाई गई है कि एक सिक्के पर एक वृक्ष छिपा हुआ है और उसके अंदर एक लेडीज़ है, एक स्त्री है जो क्या गर्भ से है, और उस सिक्के पर वो दिखाई गई है, उस सिक्के पर वो दिखाई गई है। एक क्वेश्चन और आता है कि किस काल में आपको किस सभ्यता के अंदर हम्प वाला बुल की पहचान हुई है, या हम्प वाला बुल पाया जाता था। जिसे बैल नहीं बोलते, बैल बोलते हैं, वो बैल भी यहीं पर था। हम्प जो बैल होता है, जो बैल के हम्प होता है, ऊपर बोल देते हैं, टाट बोल देते हैं एक तरीके से, जो बैल होता है वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पशु था। यहाँ पर हर वो पशु थे जो आजकल पाए जाते हैं, उन पशुओं को पाला गया। उस टाइम आपका ये घोड़ा होता है ना, घोड़े को भी पालते थे उस टाइम पे। दो साइड से इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, दो साइड से। एक साइड तो है आपकी लोथल, एक साइड तो पड़ती है आपकी लोथल, और एक साइड पड़ती है आपकी बलूचिस्तान में। आपकी बलूचिस्तान में और लोथल में दो साइड पड़ती है, जहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उस टाइम पे लोग घोड़े को पालते थे। और कुत्ता तो सबसे महत्वपूर्ण था, जो सबसे पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था इनका। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कराए हैं। इनके अलावा आपका बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। वो जो छोटा हुआ है ना, वो भी मैं आपका भी क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका क्लियर करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपका लेके चलेंगे आर्य लेके चलेंगे हम आपके, जो आपके क्या नाम मध्य एशिया से आए थे, वैदिक सिविलाइजेशन जैसे बोलते हैं, वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चली थी। हम आर्य के बारे में पढ़ेंगे, आर्यों ने कैसे यज्ञ करना शुरू किया। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है